मैं 17 साल की एक नौजवान लड़की थी। एक दिन मेरे मालिक ने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। जब अम्मा को ये बात बताई तो उन्होंने मुझसे खामोश रहने को कहा। कुछ दिनों बाद मुझे अपने अंदर तब्दीलियां महसूस हुई। अम्मा को जब ये बताया तो उन्होंने 2 दिन बाद ही मेरी शादी कर दी। मैं हैरान थी कि इतनी जल्दी उन्होंने दूल्हा कैसे ढूंढ लिया। फिर शादी वाले दिन शौहर अंदर आया, उसे देखकर मेरी जान निकल गई। मैं वो बदनसीब थी जिसे जिंदगी में कोई खुशी मिली ना सुकून मिल सका। यहाँ तक कि मेरी इज्जत भी दाव पर लग गई, मगर उसके बाद भी किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और आखिरकार जिंदगी ने मुझे वहां पहुंचा दिया जिसका वहमो गुमान भी नहीं कर सकती थी। मगर मेरा मुजरिम कौन था? मेरी कहानी सुनकर किसी का भी दिल तड़प सकता है। काश जिंदगी कभी मुझ पर मेहरबान हो जाती तो मैं भी आज किसी के दिल की खुशी बनकर रहती। मेरा नाम माहम है। मैं कौन थी और मुझे दुनिया में लाने वाला मेरा बाप कौन था ये मुझे मालूम नहीं था। मैं तो बस इतना जानती थी कि इस दुनिया में आंख खुलने से पहले ही मेरा बाप हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। मगर मैं सारी जिंदगी बाप की शफकत को तरसती रही। मेरा सारा बचपन मरहूमियों में गुजरा। हालांकि माँ तो मेरी अपनी थी, मगर उसने भी मुझे पराया कर दिया। मुझे अच्छे से वो सियाह दिन याद है जिस दिन मेरी अम्मा दूसरी बार दुल्हन बनी थी। मैं भला वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। मेरी असल बर्बादी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब मेरी माँ का दूसरा निकाह हमारे मोहल्ले के चाचा हमीद से हुआ था, जो पूरे मोहल्ले में अपनी हट हराम और गंदी जबान की वजह से मशहूर था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोई भी उसे मोहल्ले में पसंद नहीं करता था। मगर उधर ही के रहने वाले लोगों ने मेरी माँ का निकाह चाचा हमीद से करवाया। मैं उस वक्त 10 साल की थी जब ये निकाह हुआ था। चाचा हमीद तो मुझे पहले भी अच्छा नहीं लगता था। वो एक पांव से लंगड़ा कर चलता था जिसकी वजह से हर वक्त एक लाठी उसके हाथ में रहती थी और वो सारे रास्ते में करीब से गुजरते हुए बच्चों को अक्सर वो लाठी मार दिया करता था। उसकी वजह से सब बच्चे उससे बहुत छेड़ते थे और बच्चों को मारने की वजह से ही उनके माँ बाप का झगड़ा चाचा हमीद से हो जाया करता था। चाचा हमीद से हो जाता था। सब मोहल्ले वाले उससे बहुत तंग थे। कोई भी नहीं चाहता था कि वो इस मोहल्ले में रहे, मगर उसका अपना जाती मकान हमारी गली में था जिसकी वजह से कोई जोर जबरदस्ती करके उसे यहाँ से निकाल नहीं सकता था और वो किसी भी सूरत में वो मकान बेचने को राजी नहीं होता था, क्योंकि दुनिया में कोई और उसका नहीं था। एक बुढ़ी माँ हुआ करती थी जो घर संभालती थी और अपने बेटे के सर पर सहरा बांधने के ख्वाब देखती थी। चाचा हमेशा शुरू से ही काफी खड़ूस मिजाज का मालिक था, मगर 18 साल की उम्र में जब एक रोड एक्सीडेंट में उसका पैर साया हो गया और लोगों ने उसे लंगड़ा कहकर पुकारना शुरू किया तो वो बहुत चिड़चिड़ा होता गया। यहाँ तक कि जरा सी बात पर वो लोगों को गालियां देने लग जाता था। एक्सीडेंट के बाद भी वो इसी दुकान पर काम करता रहा जहाँ पर पहले करता था। वो एक होलसेल की काफी बड़ी दुकान थी। वो अपने घर का वाहिद कफील था। माजूर होने के कुछ अरसे बाद तक तो उसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से उसकी माँ ने लोगों के घरों में काम करके गुजारा किया, मगर फिर चाचा हमीद ने हिम्मत बांधी और लाठी का सहारा लेते हुए दिल को भी बड़ा किया और लोगों की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती थी, जब से उसने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया था तो उसकी बीमारी भी बढ़ गई थी। इसी वजह से चाचा ने अपनी माँ को घर बिठाया और खुद पहले की तरह काम करने लग गया। मगर बहुत कोशिशों के बावजूद चाचा हमीद की माँ उसकी शादी करवा ना सकी, क्योंकि मोहल्ले और आसपास के रहने वाले चाचा हमीद के मिजाज से भी वाकिफ थे और फिर वो इतना ज्यादा कमाता भी नहीं था कि कोई उसकी इखलाकी और जिस्मानी ऐब को नजरअंदाज करके अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कर दे। मगर जिंदगी यूं ही तो नहीं गुजर सकती थी। आखिरकार चाचा की माँ एक बहुत ही ज्यादा कोशिशों के बाद एक बहुत गरीब घर की लड़की के साथ चाचा हमीद का रिश्ता तय हो गया। उस शादी से चाचा हमीद भी बहुत खुश था और उसकी माँ भी अपने बेटे को दुल्हा बनते हुए देखना चाहती थी। उसने बड़े अरमानों से सारे इंतजाम किए और बहू को ब्याह कर घर ले आई। जब मोहल्ले वालों ने चाचा हमीद की बीवी को देखा तो हैरत में पड़ गए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत, गोरी चिट्टी और बिल्कुल नॉर्मल इंसान थी। यानी कि उसमें कोई ऐसा ऐब या खामी नहीं थी कि कोई माँ बेटी की शादी हमीद जैसे बंदे के साथ कर दे। मोहल्ले वालों का ख्याल था कि लड़की वालों ने सिर्फ अपना घर बार देकर ही लड़की हमीद को दी थी, वरना कौन इस तरह अपनी बेटियों को जहन्नुम में धकेलता है। इसी तरह चाचा हमीद अपनी किस्मत पर बड़े फख्र करने लग गए थे कि उन्हें बैठे बैठाए इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई थी। मगर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह चाचा की खूबसूरत और बेऐब बीवी भी वो नहीं निकली जो सबको नजर आती थी। शादी के शुरू में तो कुछ दिन वो थोड़ी दबी रही। घर में हर वक्त सास मौजूद रहती थी, इस वजह से वो खुलकर किसी के सामने नहीं आ सकी। ना ही मोहल्ले वालों ने उससे कभी घर से बाहर आते जाते हुए देखा था। बाहर के सारे काम और लेन देन हमीद चाचा और उसकी माँ खुद किया करते थे। घर में हमीद चाचा की शादी के बाद काफी सुकून हो गया था, क्योंकि शादी के बाद चाचा का मिजाज भी काफी बदल गया था। वो पहले की तरह ना तो किसी से उलझता था और ना ही बिला वजह बच्चों को डांटता था। सबको ये लगता था कि शायद वो हमेशा ऐसे अच्छा बनकर रहेगा। मगर हमीद चाचा की जिंदगी में शादी के बाद पहला तूफान उस वक्त आया जब उसकी माँ का अचानक इंतकाल हो गया। वो घर की छत से सीढ़ियां उतरते हुए पता नहीं कैसे गिरी थी कि दोबारा उसे होश ही नहीं आया और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उस दिन हमीद चाचा को लोगों ने पहली बार रोते हुए
देखा और बड़ा सहारा भी दिया था, मगर कुछ दिन बाद ही हमीद चाचा के घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आने लगी। मोहल्ले वाले कहते थे कि हमीद चाचा की बीवी उससे बहुत लड़ाई करती है, उसकी वजह हमीद को भी गुस्सा आता था, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी पर हाथ भी उठाने लग गया था। उदास पड़ोस वालों ने दिन और रात की किसी भी वक्त मारपीट की आवाजें भी सुनी थी और इन दोनों की लड़ाई भी सुनाई देती थी। और ये इंकशाफ हमीद चाचा के बराबर रहने वाली खाला अनवरी ने ही किया था कि उसने एक दिन खुद अपने कानों से सुना है कि हमीद अपनी बीवी से कह रहा था कि तूने मेरी माँ को सीढ़ियों से धक्का दिया और वो मर गई क्योंकि तू मारना चाहती थी, उसके होते हुए तो अपनी मर्जियां पूरी नहीं कर सकती जो अब उसके जाने के बाद करती है। ये बातें खाला अनवरी की वजह से ही पूरे मोहल्ले में फैल गई। फिर ऐसा वक्त भी आया जब हमीद चाचा की गैर मौजूदगी में उसकी बीवी घर से बाहर बिछाने लगी। जब लोगों ने ये बात चाचा को बताई तो उसने काम पर जाते हुए घर के बाहर ताला लगाना शुरू कर दिया और एक रात ऐसा हुआ कि हमीद चाचा ने किसी को अपने घर में बीवी के साथ देख लिया। उस वक्त हमीद चाचा ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, लेकिन वो ऐसी बेशर्म औरत थी कि उससे वह घर छोड़कर चली गई। शायद ये सब कुछ बना बनाया प्लान था, क्योंकि कुछ दिन बाद ये हकीकत सामने आ गई थी। दरअसल हमीद चाचा की बीवी शादी से पहले ही किसी को पसंद करती थी और उसके साथ घर से चली भी गई थी, मगर उसके घर वालों ने अपनी बेटी को तलाश किया और वापस घर ले गए और उसके फौरन बाद ही उन्होंने अपनी बेटी का निकाह हमीद चाचा से करवाया था ताकि उनकी इज्जत भी महफूज रह जाए और बेटी का घर भी बस जाए। लेकिन चूंकि वो लोग हमारे इलाके के रहने वाले नहीं थे, इसलिए ये बात किसी को पहले पता ही नहीं चल सकी। मगर शादी के बाद भी वो लड़का हमीद चाचा की बीवी से मिलने आने लगा, जो पहले हमीद चाचा की माँ की मौजूदगी की वजह से नहीं आ पाता था। और शायद ये बात भी सच थी कि उसने खुद ही अपनी सास को सीढ़ियों से धक्का देकर मार दिया था। इस वाक्य ने हमीद चाचा को अंदर से तोड़ कर रख दिया था और उसका औरत जात से तबाह ही उठ गया था। मोहल्ले वालों को हमीद चाचा से बड़ी हमदर्दी थी, मगर इस हमदर्दी को भी वो गलत समझने लगा था और पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि उससे लगता कि लोग उसकी गैरत पर हंसते हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था इसमें हमीद चाचा की ना तो कोई गलती थी और ना ही इसका कोई कसूर था। मगर जिस शख्स पर एक साथ इतनी क़यामतें टूट पड़े तो उसे होश ही कब रहता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत करता जा रहा है। यही हमीद चाचा के साथ हो रहा था। पहले माँ के मरने और फिर बीवी की बेवफाई हमीद चाचा को एक मर्तबा फिर ऐसा बना दिया जिसे कोई पसंद नहीं करता था। हमीद की तरह ऐसी ही कुछ कहानी मेरी अम्मा की थी। मेरी अम्मा जो इस मोहल्ले में बहू बनकर आई थी, इसका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से था। जब मेरे नाना का इंतकाल हो गया उस वक्त मेरी अम्मा की उम्र 15 साल थी और वो अपनी बुढ़ी माँ के साथ घर में अकेली रह गई थी। मेरी नानी ने दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करना शुरू किया, मगर जवान बेटी का साथ उसे बहुत बेचैन रखता था। उनका तो घर भी अपना नहीं था, इसलिए अखराजात में भी बड़ी तंगी हो रही थी। तब नानी ने सोच समझ कर अपनी बेटी के हाथ पीले करने का फैसला किया और एक जानने वाले की मदद से मेरी अम्मा का रिश्ता मेरे अब्बा के साथ तय हो गया। मेरे अब्बा जो अपने वालिदैन की इकलौते बेटे थे और अपने माँ बाप के साथ ही इस घर में रहते थे जहाँ पर शादी के बाद मेरी अम्मा आई थी। मेरे अब्बा गाड़ियों के मैकेनिक थे। उन्होंने ये काम अपने शौक की वजह से बहुत छोटी उम्र में सीखना शुरू कर दिया था, इसलिए वो गुजरने के साथ साथ एक बेहतरीन कारीगर बन गए और एक बहुत बड़ी दुकान पर काम करते थे, जिसकी वजह से घर की गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही थी। फिर दादी की समझदारी की वजह से ही काफी बचत भी हो जाती थी। दादा दादी जब अम्मा को ब्याह कर लाए तो दादी ने अम्मा को भी अपनी तरह घरदारी सिखाने की कोशिशें शुरू कर दी। मेरी अम्मा ने भी हर मुमकिन तौर पर सास के तरीके सलीके को अपनाया और बड़ी जल्दी उनके साथ घुल मिल गई। लेकिन अम्मा को अपनी माँ की तरफ से बहुत परेशानी रहती थी, इसलिए मेरे दादा दादी ने अम्मा से खुद कहा कि वो अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ ही यहीं ले आए और उनकी खिदमत करे। इस तरह नानी भी अम्मा के घर में आकर रहने लगी, मगर एक साल के अरसे में ही उनका इंतकाल हो गया। उनके जाने के बाद अम्मा का इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा था। दूर पड़े के कुछ रिश्तेदार थे जो बहुत पहले ही उनको अकेला छोड़ चुके थे। अब उनके लिए जो कुछ भी थे वो मेरे अब्बा और उनके घर वाले ही थे। अम्मा और अब्बा की शादी को 3 साल पूरे हो गए थे, मगर अभी तक औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी और दादा इस इंतजार के साथ दुनिया से चले गए, मगर उनके नसीब में अपने बेटे की औलाद का सुख देखना नहीं लिखा था। दादा के इंतकाल के बाद अब्बा इस घर के वाहिद कफील थे और अब उन्हें ही सारी जिम्मेदारियां अकेले निभानी थी। वो न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत भी करते थे। अम्मा ने भी सास की खिदमत में कोई कसर नहीं रखी, क्योंकि जब दादा के इंतकाल के बाद दादी को फालिज का अटैक हुआ तो वो बिस्तर पर पड़ गई थी। ऐसे वक्त में अम्मा ने उन्हें किसी बच्चे की तरह संभाला और वो दिन रात अम्मा को दुआएं देती थी और इन दुआओं से वो वक्त भी आ गया जिसका सबको बड़ी बेचैनी से इंतजार था। अम्मा उम्मीद से थी, लेकिन ऐसी हालत में अम्मा अगर दादी को संभालती तो उनकी सेहत पर असर पड़ सकता था। अब्बा ने कुछ अर्सा अम्मा की सहूलत के लिए दादी की देखभाल करने के लिए एक कुल वक्ती नर्स का इंतजाम कर दिया, जो हर वक्त दादी के साथ उनके कमरे में रहती थी। और अब्बा ने इस बड़े हुए खर्चे को सहूलत से करने के लिए डबल शिफ्ट लगाना शुरू कर दी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, मगर वो अपने घर वालों को किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होना देना चाहते थे। जैसे मेरी पैदाइश का वक्त करीब आता गया, अम्मा और अब्बा की आंखों में ख्वाब भी बढ़ते गए, मगर उन्हें क्या मालूम था कि उनके सारे ख्वाब सच होने से पहले ही दम तोड़
देंगे। वो गर्मियों की एक छलकती दोपहर थी जब अचानक मेरी दादी की तबीयत बिगड़ गई तो अब्बा उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे। जैसे जैसे दादी की सांसें उखड़ रही थी, अब्बा का दिल भी डूबता जा रहा था। पता नहीं क्यों उन्हें अंदाजा हो रहा था कि अब उनकी माँ भी उनका साथ छोड़कर जाने वाली है। वो कार वाले को और तेज चलाने का कहने लगे, तभी अचानक कार का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि कोई भी नहीं बच सका था। अम्मा को जब ये इत्तला मिली तो वो बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि ये सदमा ही बहुत बड़ा था। माँ जैसी सास के साथ साथ उनकी जिंदगी का वाहिद सहारा भी छीन गया था। उन्होंने तो ये सोचा तक नहीं था कि उनका सुहाग इस तरह उजड़ जाएगा। अम्मा की हालत काफी खराब होती जा रही थी। वो अस्पताल में दाखिल थी और उनके पास एक पड़ोसन अस्पताल में रहती थी जो अम्मा की देखभाल भी कर रही थी और अम्मा की हालत पर दिल से अफसुदा भी थी। बड़ी मुश्किलों से 3 दिन अम्मा की हालत संभलने में लग गई तो पड़ोसन अम्मा को लेकर घर चली गई। मगर उसके बाद मेरी माँ ने हंसना बोलना ही छोड़ दिया। अम्मा को समझ ही नहीं आती थी कि वो जाने वाले का शोक मनाए या फिर आने वाली की जिंदगी के बारे में सोचे जिसका अब दुनिया में अम्मा के सिवा और कोई सहारा नहीं था। यही सोचे सारा वक्त अम्मा को परेशान किए रखती थी। अगर मोहल्ले की औरतें अम्मा का साथ ना देती तो शायद वो खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर लेती। खास तौर पर पड़ोसन में रहने वाली खाला ने अम्मा को बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह समझाया भी और संभाला भी। फिर अम्मा ने सिर्फ और सिर्फ अपनी होने वाली औलाद की खातिर जिंदा रहने का फैसला किया और दिल पर पत्थर रख लिया। मगर वो ये नहीं जानती थी कि आगे चलकर कौन कौन सी तूफान उसकी और उसकी औलाद की जिंदगी में आने वाले हैं। जैसे तैसे 2 महीने पूरे हुए और मैं दुनिया में आ गई। मेरी पैदाइश पर खुशियां मनाने वाले तो सब दुनिया से जा चुके थे और अम्मा भी ठीक से खुश ना हो पाई, क्योंकि उसे जाने वालों की याद सताने लगी और आने वाले वक्त की परेशानी भी। अम्मा ने मुझे पालना शुरू कर दिया। छोटा सा वो घर जिसमें अम्मा ब्याह कर आई थी, उस घर के ऊपर का पोर्शन मोहल्ले वालों की मदद से किराए पर चढ़ाने के काबिल बनाया और फिर पड़ोसन के शौहर ने हमारे घर का ऊपरी हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया था ताकि हर महीने मिलने वाले किराए की मदद से गुजर बसर हो सके। मगर सिर्फ किराए से जिंदगी कहाँ कट सकती थी, इसलिए अम्मा मोहल्ले वालों की इमदाद लेने पर भी मजबूर हो गई। जब भी कोई सदका खैरात के पैसे या गोश्त देकर जाता तो अम्मा दिल पर पत्थर रखकर ले लेती थी, लेकिन रोती भी बहुत थी। मगर अब उसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। मेरी 26 साल की जवान माँ पर अब अपने अलावा एक बेटी का भी बोझ था जिसे उसने खुद ही उठाना और संभाला था। अगर पड़ोसन हमारा साथ ना देती तो शायद मेरी अम्मा कभी इतनी हिम्मत ही ना कर पाती। लेकिन सच कहते हैं कि जिंदगी सब कुछ सिखा देती है। मेरी वो माँ जो शौहर की मौजूदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, अब छोटी छोटी जरूरतों के लिए सर पर चादर लिए बाहर चली जाती थी। सब्जी से लेकर दवा दारू तक अम्मा को खुद लाना पड़ता था। शुरू में पड़ोसन का शौहर या बेटा सामान ला दिया करते थे, मगर अम्मा को अच्छा नहीं लगता था कि वो वक्त बेवक्त अपनी वजह से दूसरों को परेशान करती रही। और आखिर कब तक चलता? सारी जिंदगी तो कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता। इसलिए अम्मा ने खुद ही हिम्मत की और जितना मुमकिन हो सकता था अपने काम करना खुद शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता अम्मा में खुद इत्मीदी आती गई और वह हालात के मुताबिक गुजारा भी करने लगी। वक्त जितना भी मुश्किल हो बेरहम हो, वक्त का काम गुजरना होता है। मैं स्कूल जाने के काबिल हुई तो अम्मा ने मुझे मोहल्ले के सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहाँ पर फीस का खर्चा नहीं था और कोर्स वगैरह भी मिल जाता था। बाकी मदद मोहल्ले वाले कर दिया करते थे। मैं पड़ोसन खाला समीना के पोते और पोती के साथ स्कूल जाती और उन्हीं के साथ वापस आती थी। मगर मेरी जिंदगी में शुरू से ही हर चीज की कमी थी। घर में दादा दादी, कोई चाचा या किसी भी रिश्ते का कोई साथ नहीं था और सबसे बड़ा सहारा तो बाप होता है जो मेरी पैदाइश से पहले ही मुझसे छीन लिया गया था। मैंने कभी अपने अब्बा को देखा ही नहीं था और ना कभी उनके साथ वक्त गुजारा था, इसलिए मेरे दिल में उस रिश्ते के लिए कोई जज्बात और एहसास नहीं थे सिवाय उस एहसास कमतरी के मेरा बाप नहीं था। इस वक्त मेरे मोबाइल भी आम नहीं थे कि इसमें अब्बा की तस्वीर होती जो अम्मा मुझे दिखा देती। एक मरतबा जब मैं 7 साल की थी, उस वक्त अम्मा ने बक्से से अपनी और अब्बा की शादी की तस्वीरें निकाल कर मुझे दिखाई तो मैंने उन तस्वीरों में से एक तस्वीर अपने तकिए के नीचे रख ली जो मैं रोज देखती और उसी तस्वीर से बातें करती थी। इससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे अब्बा कैसे थे और कौन थे, क्योंकि सिर्फ तस्वीर देखकर या नाम जान लेने से तो कुछ नहीं होता। मेरा दिल चाहता था कि मेरे भी अब्बा होते जैसे मोहल्ले में सब बच्चों के थे। वो सब अपने अपने अब्बा के साथ दुकान पर चीज लेने भी जाते थे, मगर मेरा तो कोई भाई भी नहीं था जिससे मैं चीजें मंगवाती या जो मुझे स्कूल छोड़ने जाता। दुनिया में सिर्फ मैंने एक ही रिश्ता देखा था और वो मेरी माँ थी, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मा बहुत उदास और चुप चुप रहा करती थी। मैंने कभी अम्मा को ठीक से हंसते बोलते नहीं देखा था, बल्कि वो तो मुझे भी खेलते हुए आवाज ऊंची नहीं करने देती थी। हमेशा मुझे हल्की आवाज में बोलने का कहती और थोड़ा सा खेलने के बाद ही मना कर देती थी। ना ही अम्मा मुझे मोहल्ले में किसी के घर जाने देती थी और ना ही किसी के साथ खेलने की इजाजत देती थी। वो तो जब से मैंने स्कूल जाना शुरू किया था तब से मेरी सहेलियां भी बन गई थी और मुझे कुछ वक्त खेलने का भी मिल जाता था, चूंकि मैं समीना खाला की पोती के साथ स्कूल भी जाती थी और फिर मदरसे जाना भी शुरू कर दिया। इसलिए अम्मा मुझे उसके साथ खेलने और चीज लाने के लिए मना नहीं करती थी। मगर मैं जब भी अपनी सहेली के साथ दुकान पर चीज लेने जाती तो रास्ते में आने वाला चाचा हमीद का घर हम दोनों के लिए एक ऐसा मकाम था जहाँ से गुजरते हुए हम दोनों बहुत डरते थे, क्योंकि काफी मरतबा जब मैं और मेरी सहेली चीज लेने जा रहे थे तो बेध्यानी में हम दोनों खेलते खेलते हमीद चाचा
चाचा के दरवाजे के करीब कुछ देर के लिए रुक गए। तभी वो अंदर से निकल आए और हमें बिला वजह ही डांट कर भगा दिया। और एक दिन तो उसने हमें मारने के लिए लाठी भी उठा ली थी। यही वजह थी कि हम वहां से गुजरते हुए भी डरते थे। मगर एक दिन बड़ी अजीब सी बात हुई। मैं स्कूल से वापस आ रही थी कि गली के नुक्कड़ पर चाचा हमीद से मेरी मुलाकात हो गई। मैं हमेशा की तरह उसे देखकर भागने लगी तो उसने आवाज देकर मुझे रोक दिया और हाथ में पकड़ा हुआ एक शॉपर मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगा कि ये कुछ चीजें हैं, अपनी अम्मा को दे देना। मैंने खामोशी से वो शॉपर लिया और घर जाकर अम्मा के हवाले कर दिया। उस शॉपर में दाल, चावल और घी वगैरह था। अम्मा ने ये सोचकर वो सामान रखा कि मोहल्ले वाले अक्सर अम्मा को कुछ ना कुछ दे देते हैं, तो चाचा हमीद ने भी उसी वजह से दिया होगा। मगर अम्मा को हैरत भी थी कि इतने सालों में पहली मर्तबा उसने हमारी मदद के लिए कुछ भेजा था। लेकिन इसके बाद हर चौथे रोज से ये सिलसिला चल निकला। यहाँ तक कि 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद चाचा दरवाजे पर दस्तक देकर अम्मा को सब्जी भी देकर जाने लगे। शुरू में तो किसी ने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया, मगर फिर एक रोज खाला समीना ने अम्मा से कहा कि इस तरह हमीद का दरवाजे पर आना अच्छी बात नहीं है। मोहल्ले वाले कल को बातें बनाएंगे। तो अम्मा ने अगले दिन हमीद को दरवाजे तक आने के लिए मना कर दिया। इस बात पर उससे बहुत गुस्सा तो आया, मगर वो चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि ये कोई ना कोई बात यकीनन मोहल्ले वालों ने की होगी, वरना किसी की मदद करना कोई बुरी बात तो नहीं है। फिर एक रात ऐसे हुआ कि अचानक से मुझे उल्टियां आने लगी। तेज बुखार भी था, मगर उल्टी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अम्मा घर में अकेली थी और बहुत परेशान हो गई। बराबर में खाला का घर भी खाली पड़ा था, क्योंकि वो लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हुए थे। अम्मा को ये बात मालूम थी, इसलिए उनसे मदद मांगना तो मुमकिन नहीं था। अम्मा ने बाहर निकलकर बराबर वालों का दरवाजा बचाया, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रात के 2:30 बज रहे थे और सर्दियों की रातें थी। यकीनन सब अपने अपने घरों में गरम गरम बिस्तरों में सो रहे होंगे। अम्मा ने 1-2 बार मजीद दस्तक दी, मगर जवाब ना मिलने पर मायूस होकर जैसे ही घर में दाखिल होने लगी तो पीछे से हमीद चाचा ने अम्मा को आवाज देकर पूछा कि सब ठीक है। तो अम्मा ने परेशानी की आरी में उससे बताया कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तब चाचा मुझे उठाने के लिए घर में दाखिल हो गए, मगर उसे वो पड़ोसी भी जाग गए जिनका माँ दरवाजा बचा रही थी, और उन्होंने जैसे ही चाचा को रात की इस पहर हमारे घर में देखा तो पता नहीं क्या सोच लिया। हालांकि वो तो हमारी मदद के लिए घर में आया था। उसी ने मुझे अम्मा को अस्पताल पहुंचाया और सारी रात हम दोनों माँ बेटी अस्पताल में रहने के बाद जब अगले दिन घर गए तो मोहल्ले में अजीब अजीब बातें हो रही थी। मोहल्ले की एक औरत ने ही घर आकर अम्मा को बताया कि सब अजीब बातें कर रही हैं कि हमीद और तेरा कोई चक्कर चल रहा है। तभी तो वो पूरे मोहल्ले में सिर्फ तेरे साथ हमदर्दियां दिखाता है। ये सुनकर अम्मा का सर चकरा गया, क्योंकि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। चाचा ने ना तो कभी अम्मा से कोई फालतू बात की थी और ना ही नजर उठाकर देखा था, मगर कहने वालों की जुबान कौन पकड़ सकता है। ऊपर से खाला और उनके घर वाले भी मौजूद नहीं थे कि वो अम्मा का साथ दे पाते। 2 दिन बाद वो वापस आए और मोहल्ले में होने वाली बातें खाला की कानों में भी पड़ गई, तो वो भी परेशानी के आलम में अम्मा से मिलने चली आई। तो उन्होंने अम्मा को हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ दिन बाद सब ठीक होने के बजाय और बिगड़ गया, जब खाला ने हमारे घर आकर अम्मा से कहा कि मोहल्ले के सब बुजुर्ग इस बात पर अड़े हुए हैं कि तुम्हारा निकाह हमीद से कर दिया जाए, क्योंकि तुम कब तक अकेली अपनी बच्ची के साथ गुजारा करोगी। कल को कोई भी परेशानी आने पर जब भी कोई तुम्हारी मदद करेगा तो इसमें बदनामी का पहलू भी निकल आएगा। माँ खामोश हो गई, मगर अम्मा हमीद चाचा से तो क्या किसी से भी निकाह नहीं करना चाहती थी। लेकिन सबकी बातों और अजीब से रवैयों ने अम्मा को मजबूर कर दिया और उसने मोहल्ले वालों की बात मान ली। हमीद चाचा भी अम्मा की तरह मजबूर हो गए थे, क्योंकि लोग तो पहले ही उनके खिलाफ थे और उन्हें मोहल्ले में रखने पर आमादा भी नहीं थे। लेकिन घर चूंकि उनका अपना था, इसलिए उन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकते थे। अम्मा के साथ जब चाचा का निकाह हो गया तो हम दोनों माँ बेटी अपना घर छोड़कर उनके घर शिफ्ट हो गया। हमारे घर का ऊपर वाला पोर्शन पहले ही किराए पर था। हमीद चाचा के घर जाने के बाद अब अम्मा ने हमारे घर का नीचे वाला पोर्शन भी किराए पर दे दिया और जिंदगी की एक नई शुरुआत की। पहले तो सब कुछ मुनासिब ही लग रहा था। हस्बे मामूल हमीद चाचा अपनी दुकान पर चले जाते और वापस आते सौदा सर्फ भी ले आते थे, जो अम्मा घर में बैठे घर चलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। यहाँ तक कि वो सब्जी भी अम्मा को खुद ही ला कर देते थे। अम्मा को किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था और मैं पहले की तरह खाला की पोती के साथ ही स्कूल जाती थी। मुझे हमीद चाचा से बहुत डर लगता था, इसलिए मैं उनसे दूर दूर ही रहती थी, मगर वो मेरे लिए भी चीजें लाते थे और मुझसे बात करने की कोशिश भी करते थे ताकि मैं उनके साथ अटैच हो सकूं। फिर अम्मा ने भी मुझे कई मर्तबा ये बात समझाई कि वो सुतेले ही सही मगर तेरे बाप हैं, इसलिए मैं उनको अब्बा कहकर मुखातिब क्या करूं। मगर मैं उनको मुखातिब ही कब करती थी, ना तो मैं उनसे कभी कोई चीज मांगती थी और ना ही उनके पास जाती थी। अम्मा ने सोचा कि वक्त के साथ साथ मुझे आदत हो जाएगी और मैं समझ गई, मगर उससे पहले कि वक्त बदलता हमीद चाचा की आदतें कुछ बदलने लग गई थी। अब वो पहले की तरह लड़ाई झगड़ा और गुस्सा तो नहीं करते थे, मगर उन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया था और ये लत उनको पता नहीं कैसे लगी। मगर वो अपनी दुकान से फारिग होने के बाद जुए के अड्डे पर चले जाते और आधी आधी रात को वापस आते थे। मुश्किल से 4 साल सुकून से गुजरे होंगे और जब अम्मा और हमीद चाचा के निकाह को 5 साल गुजरे थे तब ये नया तूफान खड़ा हो गया। पहले तो अम्मा को ये सब मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि हमीद चाचा झूठ बोलते थे कि मैं किसी और दुकान पर भी काम करता हूँ,
लेकिन जब उन्होंने घर में पैसे देना कम कर दिए तो अम्मा को शक हो गया। अम्मा ने खाला से कहकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो जुए की लत में पड़ गई हैं। ये खबर अम्मा के लिए बड़ी परेशान कुन थी, क्योंकि वो तो पहले ही हालात की मारी हुई थी, ऊपर से अब मैं भी बड़ी हो रही थी। ऐसे में सुतेले बाप के साथ रहना मुनासिब नहीं था। ऊपर से जुआ तो अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देता है और हमारी बर्बादी के दिन भी शुरू हो चुके थे, क्योंकि चंद महीनों के अंदर ही हमीद चाचा ने अम्मी के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। वो सारे पैसे भी जुए में उड़ाने लग गए और घर में मौजूदा कीमती सामान को भी बेचकर जुआ खेलने चले जाते थे। अम्मा ने उनको रोकने की काफी कोशिश की, मगर वो ना तो समझते थे और ना ही रुकते थे। अम्मा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी और उसी परेशानी की वजह से अम्मा का ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाता कि अम्मा को होश ही नहीं रहता था। डॉक्टर ने अम्मा को पाबंदी के साथ दवा लेने की हिदायत कर रखी थी। चाचा के साथ रोते धोते जिंदगी गुजर रही थी। उन्होंने 5 साल के अरसे में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था, यहाँ तक कि जाती घर भी बेच दिया जो किसी कीमत पर वो बेचने को तैयार नहीं होते थे। मगर अब वो ना तो कुछ सोचते समझते थे और ना ही उन्हें किसी का कोई ख्याल था। मैं भी जवान हो चुकी थी और हालात को समझती थी। अम्मा की परेशानी मुझसे ढकी छुपी नहीं थी। जब हमीद चाचा ने अपना घर बेचा तो हम लोग दोबारा अपने घर में शिफ्ट हो गए, मगर हमीद चाचा भी हमारे साथ ही थे। ऊपर वाले पोर्शन से जो किराया मिलता उसी से गुजारा हो रहा था और हमीद चाचा कभी कोई काम करते तो कभी सारा दिन अपने दोस्तों के साथ गुजार देते थे। अब तो ऐसे होने लग गया था कि अक्सर रात को वो घर नहीं लौटते थे। अम्मा को मेरी फिक्र सताती थी, लेकिन वो घर के हालात से भी बेहद परेशान थी। ब्लड प्रेशर तो जान को किसी दीमक की तरह चाट रहा था, मगर शुगर ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए और अम्मा बेहद कमजोर होती जा रही थी। मैंने घर के हालात और अपनी अम्मा की हालत को देखते हुए काम करने की जिद की। हालांकि 7वीं पास करने के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था और उसके जिम्मेदार भी हालात ही थे, मगर 7वीं पास लड़की को कोई जॉब नहीं मिल सकती, इसलिए मोहल्ले की एक औरत के जरिए मैंने एक बंगले में काम करना शुरू कर दिया। मगर अम्मा के सामने झूठ बोला, क्योंकि मैंने अम्मा को यही बताया था कि मैं किसी क्लिनिक में काम करती हूँ। अम्मा की ऐसी हालत थी कि वो कहीं आती जाती ही नहीं थी। ना चाहते हुए भी अम्मा ने मुझे काम करने की इजाजत दी, मगर जब तक मैं घर से बाहर रहती तो अम्मा का सांस खुश्क हुआ रहता था। खाला समीना भी बहुत बुरी हो गई थी, मगर इसके बावजूद वो हमारी खैर खबर रखती थी। अब वो हमारे घर तो नहीं आती जाती, मगर हर दूसरे दिन जाकर खाला की खैर खबर ले लिया करती थी। मुझे बंगले में काम करते हुए 3 महीने गुजरे थे और बज़ाहिर ठीक जा रहा था। मैं हर महीने मिलने वाली तनख्वाह भी अम्मा को दे देती और इसके अलावा बेगम साहिबा जो मुझे पैसे देती थी, मैं वो भी अम्मा को ये कह कर देती थी कि मुझे अच्छा काम करने पर कमीशन मिला है। अम्मा भी खामोशी से पैसे रख लेती, क्योंकि मेरी तनख्वाह से ही घर का गुजारा भी हो रहा था। अम्मा ने सोचा था कि अगर मैं काम करती रहूंगी तो वो घर के मिलने वाले किराए से कमेटी डाल लेगी और जल्द ही शादी कर देगी, मगर ऐसा होने से पहले ही एक और तूफान मेरी जिंदगी में आया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं बंगले में काम पर गई तो बेगम साहिबा वहां मौजूद नहीं थी, सिर्फ साहब बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि तुम्हारी बेगम साहिबा 2 दिन के लिए शहर से बाहर गई हैं, इसलिए तुम भी छुट्टी करो। मैं ये सुनकर सोचने लगी कि बेगम साहिबा ने अगर जाना ही था तो मुझे पहले छुट्टी क्यों नहीं दी। यही सोचने में वापस जाने के लिए पलटी तो साहब बोले कि आ ही गई हो तो मेरे लिए जरा चाय बना दो। मैं चुपचाप किचन में चली गई, मगर जैसे ही चाय लेकर साहब के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू की। मैं चीखने चिल्लाने लगी, मगर मेरी मदद के लिए कोई भी वहां पर नहीं आ रहा था। मैंने टेबल पर रखा हुआ गुलदान साहब के सर में मारा और वहां से भागने में कामयाब हो गई। मुझे हैरत थी कि उस दिन चौकीदार भी ड्यूटी पर नहीं था। शायद साहब ने सबको पहले ही छुट्टी दे दी थी और मेरे लिए जाल बिछाए बैठे थे, मगर मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर हाँफती कांपती हुई रोड तक पहुंची और रिक्शे में बैठकर घर चली गई। घर जाते ही मैंने अम्मा के सीने से लगकर रोना शुरू कर दिया। मेरे हाल को देखकर भी वो बहुत परेशान हो गई। अम्मा मुझसे बार बार पूछने लगी कि हुआ क्या है। तब मैंने अम्मा को सारी बात बता दी, मगर अम्मा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं बेआबरू हुए ही बचकर आ गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अम्मा मेरी हालत देखकर और बात सुनने के बाद सोचो ही सोचो में न जाने कहां तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी भी जिंदगी उसी की तरह बर्बाद हो जाएगी और कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। उस दिन के बाद अम्मा ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली और मुझसे भी खामोश रहने को कहा। मैं खुद बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने घर से निकलना ही छोड़ दिया। दोबारा नौकरी का सोचना भी दूर की बात थी। मेरी तो रूह काम चाहती थी। जब भी मुझे वो सब याद आता था जो मेरे साथ हुआ था। कुछ दिन गुजरे तो अम्मा ने मुझसे अजीबोगरीब सवाल पूछना शुरू कर दिया और वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती थी। मैं अम्मा को यकीन दिलाती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर अम्मा बहकी बहकी बातें करने लग जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपनी माँ को कैसे संभालूं। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि मैं और अम्मा खाना खा के फारिग हुए, बर्तन समेटने के बाद किचन में काम करने लग गई, लेकिन अचानक से ही मेरा दिल खराब होने लगा और मुझे उल्टी आ गई। तब अम्मा की परेशानी देखने लायक थी। अम्मा ने मुझसे एक ही पल में पता नहीं कितने सवाल पूछ डाले जो मेरी समझ से बाहर थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अम्मा क्या जानना चाहती है। अम्मा ने मुझे ले जाकर कमरे में सोने का कहा और खुद चादर लेकर खाला की तरफ चली गई। मैं भी परेशान हो गई कि भला रात को इस टाइम वहां जाने की क्या जरूरत थी। तकरीबन 2 घंटे बाद अम्मा लौटी, मगर अम्मा ने मुझसे कोई बात नहीं की। मगर अगले दिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब अम्मा ने मिठाई मंगवाई और सारे मोहल्ले में बांट दी। साथ ही
ये कहा कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया है, 2 दिन बाद उसका निकाह है। अम्मा ने ये काम इसलिए किया था ताकि मोहल्ले वाले निकाह के सिलसिले में माँ का साथ दे सके, और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन ही मोहल्ले की कभी कोई औरत तो कभी कोई औरत हमारे घर आती, अम्मा के हाथ में चुपचाप ऐसे रखती या फिर कोई ना कोई चीज ले आती थी जो माँ मेरे चेहरे के लिए रख रही थी, मगर मेरी समझ से बाहर था कि अम्मा ने किसके साथ मेरे निकाह की बात पक्की की है, और ऐसा कौन है जो 2 दिन में शादी करने पर तैयार भी हो गया। मुझे तो लगता था कि अम्मा ने चाचा जैसे ही कोई ढूंढ लिया होगा जिसके पल्ले मुझे बांध कर वो अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। हालांकि मेरे साथ तो ऐसा गलत भी नहीं हुआ था और इस बारे में किसी को मालूम भी नहीं था। पता नहीं क्यों मेरी अम्मा ने छोटी सी बात को अपने दिलो दिमाग पर इतना सवार कर लिया था। मैं अम्मा से पूछती तो मुझे खामोश करवा देती और कहती चुपचाप अपनी शादी के लिए दिलो दिमाग को तैयार करो, मैं खुद ही सारे इंतजाम कर लूंगी और बड़ी इज्जत से तुम्हें रुखसत करूंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अम्मा की इस बात पर चिढ़ जाती थी कि वो मेरी शादी करके क्या ठीक करना चाहती थी। जब ठीक नहीं था उसी में निकाह का दिन आ गया और अम्मा ने मुझे तैयार करने के लिए मोहल्ले की एक लड़की को बुलाया। मुझे हैरत थी कि मेरी सबसे करीबी सहेली जो बचपन से ही मेरे साथ थी वो भी उस दिन मेरे पास नहीं आई और खाला भी नजर नहीं आ रही थी। मगर निकाह के वक्त मौलवी साहब के साथ खाला ही अंदर आई और उनका बेटा भी साथ था। तब मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटे जब मौलवी साहब ने खाला समीना के पोते का नाम लिया। मैंने निकाह नामे पर साइन किए तो सब एक दूसरे को मुबारक देने लग गए। खाला समीना ने मेरे माथे पर प्यार किया और वहां से चली गई। फिर अम्मा मेरे पास बैठे और मुझे गले से लगाकर कहने लगी कि मैं तेरी माँ हूं ना, तो तेरे लिए कुछ बुरा सोच सकती हूँ और ना ही कर सकती हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं बहुत परेशान थी और अपनी परेशानी में पता नहीं क्या कुछ सोच बैठी थी, मगर मैंने जाकर खाला समीना से बात की तो उन्होंने खुद अपने पोते के लिए मुझसे तुम्हारा हाथ मांग लिया, और मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती थी। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मैं शादी के बाद बिल्कुल बराबर वाले घर में जा रही थी और इतने पास रहते हुए मैं अपनी माँ का मुकम्मल ख्याल भी रख सकती थी। आज मेरी शादी को 4 साल गुजर गए हैं। इन 4 सालों में मेरे 2 बच्चे हैं। चाचा का इंतकाल हो चुका है, मगर मेरी अम्मा अपने बुढ़ापे के दिन बहुत अच्छे गुजार रही है। अम्मा को देखकर सोचती हूँ कि चलो आखिरी उम्र में ही सही, मगर उन्हें भी कोई सुख नसीब हो। अपने दोनों नवासों के साथ वो बड़ी खुश नजर आती हैं। खाला समीना के बाद वही दोनों तो अम्मा की तन्हाई का सहारा है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।